नेपाल की सियासत में ना अभी अभी एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। दशकों से जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, उसे एक जबरदस्त चुनौती मिली है। तो चलिए इस पूरी राजनीतिक क्रांति की कहानी को ना जरा गहराई से समझते हैं। 47.8%। जी हाँ, 47.8%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है जिसने नेपाल की पूरी सियासत को आप कह सकते हैं हिलाकर रख दिया है। सोचिए, एक बिल्कुल नई नवेली पॉलिटिकल पार्टी और इतना बड़ा नेशनल वोट शेयर, इसने तो कुछ ही वक्त में पूरा खेल ही पलट दिया। और नतीजे नतीजे तो सच कहूं तो हैरान कर देने वाले थे। एक तरफ नई नई बनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी, जिसे मिली 182 सीटें, और दूसरी तरफ दशकों पुरानी पार्टियां जैसे नेपाली कांग्रेस, जो सिर्फ 38 सीटों पर सिमट गईं, और सीपीएन यूएमएल, जिसे मिली महज 25 सीटें। ये सिर्फ एक चुनाव की जीत हार नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट का साफ साफ इशारा था। इसे एक राजनीतिक भूकंप कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसा भूकंप जिसने नेपाल की सियासत की नींव तक हिला दी। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इतना बड़ा बदलाव अचानक आया कहां से? तो बड़ा सवाल यही है, नेपाल इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? देखिए, इसका जवाब ना आज में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, देश के इतिहास की परतों को खोलना होगा, उसी इतिहास को जिसने आज के नेपाल की शक्ल तैयार की है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें नेपाल की उस लंबी यात्रा को देखना होगा, राजशाही से गणतंत्र बनने तक की यात्रा। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये संघर्ष और बदलावों से भरी एक पूरी सदी की कहानी है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1846 से, राणा शासन से। उस दौर में राजा तो थे, पर सिर्फ नाम के लिए। असली ताकत राणा प्रधानमंत्रियों के हाथ में थी। खैर, 1951 में ये शासन तो खत्म हो गया, लेकिन असली डेमोक्रेसी आने में अभी भी बहुत वक्त था। फिर आया साल 1990, जब एक बड़े जन आंदोलन के बाद देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की फिर से बहाली हुई। लेकिन मुश्किलें यहां खत्म नहीं हुई। असल में असली उथल-पुथल तो इसके बाद शुरू हुई। 1996 में माओवादी विद्रोह ने देश को एक भयानक गृहयुद्ध में धकेल दिया। फिर 2008 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब 240 साल पुरानी राजशाही का अंत हुआ, और आखिरकार 2015 में जाकर देश को एक नया संविधान मिला। और इस सफर में 2006 का व्यापक शांति समझौता एक बहुत ही अहम मील का पत्थर था। सोचिए, इसने उस गृहयुद्ध को खत्म किया जिसमें 16,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यही नहीं, इसी समझौते के बाद माओवादी हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। सही मायनों में ये नेपाल के गणतंत्र बनने की राह का एक बहुत बड़ा कदम था। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए चलिए वापस 2026 के चुनाव पर लौटते हैं और देखते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, ये हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो ये हैं फाइनल नतीजे। आरएसपी को मिली 182 सीटें और वोट शेयर लगभग 48%। ये एक तरफा जीत थी। दूसरी तरफ नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल जैसी पुरानी स्थापित पार्टियां बहुत बहुत पीछे छूट गईं। आप इन आंकड़ों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जीत कितनी बड़ी थी। इसे दूसरे तरीके से देखें तो देश के लगभग आधे वोटर्स ने पुरानी जानी पहचानी पार्टियों को सिरे से नकार दिया और अपना भरोसा एक बिल्कुल नई पार्टी पर जताया। ये जो पुराने राजनीतिक दल थे ना, उनके लिए ये एक सीधी और साफ चेतावनी थी। और कमाल की बात यह थी कि आरएसपी की ये जीत किसी एक छोटे मोटे इलाके तक सीमित नहीं थी। नहीं, मधेश हो, बागमती हो या गंडकी, देश के ज्यादातर बड़े प्रांतों में पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट मिला। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, बदलाव की ये जो लहर थी ना, वो पूरे देश में चल रही थी। अब अगर हम सीधे चुनाव वाली सीटों की बात करें तो 165 में से 125 सीटें आरएसपी ने जीतीं। 125। और इसकी तुलना में नेपाली कांग्रेस जैसी बड़ी और पुरानी पार्टी सिर्फ 18 सीटें जीत पाई। बस इसी से आप आरएसपी की जीत के पैमाने का अंदाजा लगा लीजिए। तो अब आते हैं लाख टके के सवाल पर। आखिर लोगों ने इतना बड़ा बदलाव क्यों चुना? पुरानी पार्टियों से ऐसी क्या नाराजगी थी? चलिए अब इसके पीछे की वजहों को टटोलते हैं। ये टेबल जो है ना, ये बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। ये दिखाती है कि वोट आखिर गए कहां। आरएसपी का वोट शेयर 37% से भी ज्यादा बढ़ गया और बाकी सभी बड़ी पार्टियों के वोट शेयर में गिरावट आई। मतलब साफ है, वोटर्स ने पुरानी पार्टियों से मुंह मोड़कर सीधे सीधे नई पार्टी का दामन थाम लिया। तो इस जबरदस्त बदलाव के पीछे कई बड़ी वजहें थी। पहली, लोग पुरानी पार्टियों के काम से, उनके तरीकों से तंग आ चुके थे। वो एक बदलाव चाहते थे, एक ताज़ा हवा का झोंका। दूसरी और बहुत अहम वजह
इस बार चुनाव में करीब 10 लाख नए युवा वोटर्स थे और उन्होंने सच में एक बड़ा फर्क पैदा किया। और हाँ, भ्रष्टाचार और देश की धीमी आर्थिक रफ्तार से जो निराशा फैली हुई थी, उसने भी इस बदलाव की आग में घी का काम किया। जीत तो बहुत बड़ी है और लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। लेकिन अब नई सरकार के लिए असली इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि उनके सामने चुनौतियों का एक पूरा पहाड़ खड़ा है। 27। सोचकर देखिए, पिछले 30 सालों में नेपाल में 27 बार सरकारें बदली हैं, बनी और गिर गईं। ये राजनीतिक अस्थिरता का एक चक्रव्यूह बन गया था। अब जब इस नई सरकार को इतना बड़ा बहुमत मिला है, तो सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि वो इस सिलसिले को तोड़ेगी और देश को आखिरकार एक स्थिर सरकार देगी। और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कुछ बड़े लक्ष्य भी रखे हैं, जैसे हर साल 12 लाख नौकरियां पैदा करना, 7% की सालाना इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करना और 5 साल के अंदर प्रति व्यक्ति आय को $3000 तक ले जाना। सुनने में ये लक्ष्य बहुत बड़े लगते हैं और हैं भी, लेकिन देश के लिए ये जरूरी भी उतने ही हैं। देखिए, नेपाल में जो कुछ हो रहा है, उसका असर सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर तक नहीं रहेगा। भारत और चीन जैसे दो बड़े देशों के बीच बसे होने की वजह से यहाँ का हर राजनीतिक बदलाव पूरे इलाके पर अपना असर डालता है। और ये आंकड़े नेपाल की एक बहुत बड़ी आर्थिक कमजोरी को दिखाते हैं। चाहे भारत हो या चीन, दोनों ही बड़े पड़ोसियों के साथ नेपाल का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो नेपाल जितना सामान उन्हें बेचता है, उससे कई गुना ज्यादा उनसे खरीदता है। तो नई सरकार के लिए ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ हिमालय में उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दूसरी तरफ भारत के साथ बरसों पुराने रिश्ते हैं और फिर चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव भी है। और इस सबके बीच अमेरिकी मदद में जो कमी आई है, उसने एक और नई मुश्किल खड़ी कर दी है। और अंत में एक बड़ा दार्शनिक सवाल। नेपाल के लोगों ने बदलाव के लिए वोट तो दे दिया, लेकिन क्या वो सच में उन पुरानी आदतों और उस पुराने सिस्टम से बाहर निकल पाएंगे जो उन्हें सालों से पीछे खींचता रहा है? जैसा कि श्री अरबिंदो ने कहा था, पूरी दुनिया आज़ादी के लिए तरसती है, फिर भी हर प्राणी अपनी जंजीरों से प्यार करता है। नेपाल इस उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।